इस नदी की धार में इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे एकदम बेसिक से, एक एक चीज को आज हम लोग इस क्लास में याद कर लेंगे। तो एंशिएंट का लेक्चर हम फिर से लेके आ गए हैं आप सभी के साथ। काफी दिन से एंशिएंट के लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एंशिएंट हिस्ट्री का है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन को, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को पता है कि कितनी दूर तक भारत भारत से और भारत के अन्य क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो इस सिविलाइजेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन कलम लेके बैठिएगा ताकि आप एक एक चीज को नोट कर सकें। आप देखे होंगे कि जो पैटर्न था उस पिछले साल का, उसमें काफी सारे एंशिएंट के क्वेश्चंस आए हुए थे। जरूरी नहीं है कि इस बार भी आए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी करके रहेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इससे पहले हमने सोर्सेज पे वीडियो लेक्चर्स लिए हैं, सोर्सेज के बाद हमने उस पे एमसीक्यूज कराए, फिर हमने स्टोन एज को बहुत डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से 3 पार्ट में कवर किया और उसको भी काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ाया है। उस पर भी एमसीक्यू सेशन कराए, आपके उस पर टेस्ट भी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एआईएससी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको सारे बुक्स के पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पे चैनल पे पीवाईक्यूज, लेक्चर्स, एमसीक्यू सेशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि आप लोग को अब पॉलिटिकल साइंस का भी लेक्चर, टेस्ट सीरीज और सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा बीएचयू वाले चैनल पे। तो जो भी बच्चे हिस्ट्री से और उनके जो भी दोस्त हैं जो पॉलिटिकल साइंस से, एससी से, ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं सीटीपीजी को, बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल का लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सके, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब हमने एक मिनट, एक हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। जो हमने सोर्सेज और पढ़े थे, सोर्सेज जब हमने पढ़ा था, जब हम सोर्सेज पढ़े थे तो आपको हमने बताया था कि सोर्स के आधार पे एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। थोड़ा सा ही बताएंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। प्री प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक। तो आपको हमने बताया था कि जो स्टोन एज है वो प्री हिस्ट्री में आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो प्रोटो हिस्ट्री में आता है। आपको हमने ये सारी चीजें, मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। बस ये हम आपको रिकॉल कराना चाह रहे थे कि आप याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में आता है, यानी कि आद्य इतिहास काल में आता है। अब क्यों आता है, तो आपको हमने बताया था कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, कि इसको हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं। सिर्फ इसके जो भी आर्काइवल रिमेन्स होते हैं, जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, जैसे स्टोन्स मिल गए, रॉक पेंटिंग्स मिल गई, टूल्स मिल गए, ये जो आर्काइवल रिमेन्स है, यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ आर्काइवल रिमेन्स मिले हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है, ठीक, कोई भी लिपि नहीं मिली है, कोई रिटन सोर्सेज नहीं मिले, लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिले हैं। तो जब हम आर्काइवल रिमेन्स पे जिस हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसे हम लोग प्री हिस्ट्री के तहत रखते हैं। और जिस हिस्ट्री में हमें आर्काइवल रिमेन्स भी मिले हैं और आपकी स्क्रिप्ट भी मिले हैं, लिटरेरी सोर्स भी मिले हैं, लेकिन 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 ये जो स्क्रिप्ट मिली है इसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अभी जो स्क्रिप्ट मिली उसे पढ़ नहीं पाए, या फिर उसके अथेंटिसिटी में थोड़ा डाउट है, डाउटनेस है उसकी चीज़ों में, प्रामाणिक नहीं है, तो उसे हम प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखते हैं। और इसी में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे आर्काइवल रिमेन्स मिले, जिसमें हमें मिट्टी की गाड़ी मिली है, तो हल मिले हैं, हल के साथ साथ हमें सील्स मिली है, मुहरें मिली है, बहुत तरह के बर्तन मिले हैं मिट्टी के, बहुत सारी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ये सारी चीज़ें मिली है। लेकिन जो स्क्रिप्ट मिला है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो धौलावीरा से हमें बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है,
तो उसको हम लोग कभी समझ नहीं पाए हैं, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। हो सकता है आप लोग आगे हिस्टोरियंस बने तो उसको पढ़ पाएँ, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाया गया है, इसलिए इसे हम प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखते हैं। ठीक? तो अभी तक का जो इतिहास है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखते हैं। तो ये चीज़ें हमको बस आपको बताना था ताकि हम पीछे की चीज़ों से आपको लिंक करते चलें। ओके? चलिए, हिस्ट्री आप सभी को पता हो कि इसमें आर्काइवल्स भी हैं, ठीक? आर्काइवल रिमेन्स के साथ-साथ लिटरेरी सोर्स, ठीक है? स्क्रिप्ट भी पढ़ा जा चुका है, लिटरेरी सोर्स भी है, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के तहत आती है, जिसे महाजनपदा इससे आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये चीज़ें हमने शुरू कर ली, हमने बताया कि आज हम लोग इंडस वैली शुरू करने वाली हैं। तो चलिए, तो बात करें सिविलाइजेशन की तो हम देखेंगे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, जो कि काफ़ी फेमस है ये सिविलाइजेशन। तो जिसमें आपका आप देख सकते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन है जो कि नील रिवर के तहत है। ज़्यादातर आप सिविलाइजेशन देखेंगे किसी न किसी रिवर के पास है। फिर उसके बाद है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर जिसे होंग हो भी बोलते हैं उसके किनारे है। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। लेकिन आज हम जिस सिविलाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये इंडस रिवर वैली के किनारे है इस, ठीक है, ये सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम है, अभी हम लोग इसके नाम के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज हम ओवरऑल इन 4 जो वर्ल्ड में सिविलाइजेशन है उस पे, उसमें से एक सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, वो है इंडस रिवर सिविलाइजेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी को पता होगा कि ये जो सिविलाइजेशन है वो लगभग-लगभग इसमें 1500 साइट्स इसमें मिले हैं और ये 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक? मतलब आज के प्रेजेंट में आप देखेंगे तो इतना 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी 1921 में, वो थी आपकी हड़प्पा। इसलिए इस जो है कि सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी इसके नामकरण के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे, अभी हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो आज हम इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ज़्यादातर ये नदियों के किनारे है। साथ ही साथ देखेंगे इसमें 1500 से भी ज़्यादा इस सिविलाइजेशन की साइट्स को हम लोग खोज चुके हैं। 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे इसके क्षेत्रफल पर पे भी सारी चीज़ों पे। तो इसी सिविलाइजेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हुँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं, ठीक। अब आपको क्वेश्चन ये तो आता नहीं, फिर भी अगर आ गया, कल्चर शब्द किसको डिनोट करता है। हमने हड़प्पा तो जान लिया, सिंध तो जान लिया कि इसके किनारे ये सिविलाइजेशन बसी हुई है, इसलिए हम इसे कह देते हैं। लेकिन कल्चर शब्द से क्या अर्थ लगाते हैं जो कि आर्कोलॉजिस्ट हैं, ठीक। ये एंशिएंट के बच्चों के लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, इसलिए हमने इस चीज को रखा है। तो ऐसा जो जो भी रिमेन्स मिलते हैं, चाहे वो मान लीजिए मिट्टी का हल हो गया, खिलौने हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, तो ऐसी जो पुरावस्तुएं मिलती हैं, जो खोदने पे मिलती हैं, ऐसा समूह जो एक विशेष शैली को शो करते हैं, एक विशेष ग्रुप को शो करते हैं, एक विशेष जियोलॉजिकल कह सकते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन को शो करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र को शो करते हैं, एक विशेष टाइमलाइन को शो करते हैं, उसे ही हम लोग एक कल्चर के तहत रखते हैं, ठीक है। आप कल्चर का समझ गए शब्द कि archaeologists use the term culture to refer to a group of antiquities that are a specific style and are generally found together belonging to a particular geographic region and time period। इसे ही हम लोग कल्चर बोलते हैं, ठीक। इसलिए इसको एक कल्चर का नाम दिया जाता है। आप समझ गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें आपके लिए बहुत एक नई चीजें होंगी कि संस्कृति शब्द क्यों पुरातत्वविदों ने यूज किया था, ठीक। जो भी आर्काइवल रिमेन्स मिलते हैं वो जो एक ही शैली को, एक ही कालखंड को, एक ही भौगोलिक क्षेत्र को, एक ही समूह को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग कल्चर के तहत रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या मिले, जैसे मुहरे, आपको हमने बताया मुहरे, मनके, बाट,
पत्थर के फलक, पकी हुई ईंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी मतलब आप समझ सकते हैं कि सील मिले हैं, मोहरे मिले हैं, बर्तन मिले हैं मिट्टी के, बहुत सारे कपड़े मिले हैं, कहीं अनागार मिले हैं, कहीं स्नानागार मिले, ये सारी चीज़ें ही हैं पुरावस्तु, ठीक है? तो ये जो एक विशिष्ट शैली को दर्शाते हैं, इसे कल्चर के तहत रखा जाता है। और ये वस्तुएँ आपको पता होगा कि इंडिया में मिले हैं, अफ़गानिस्तान में मिले हैं, जम्मू में मिले हैं, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिले हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पे स्थित हैं। आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इनकी डिस्टेंस एक दूसरे से काफ़ी है, लेकिन इनकी जो यहाँ से जो आर्काइवल रिमेन्स मिले, उनमें काफ़ी ज़्यादा समानता है। वो एक ही ज्योग्राफिक कंडीशन को शो करते हैं, साथ ही साथ एक विशिष्ट शैली को शो करते हैं, एक समूह को शो करते हैं। तो यही चीज़ें आपको बस इस संस्कृति का मतलब समझाने का पूरा कोशिश था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये चीज़ हमने समझ लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको ने बताया कि फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड क्या था, हड़प्पा, ठीक है, 1921 में। अब ये जो है कि पहला साइट, इससे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे थे, लेकिन जब इसका पहला जो है कि साइट डिस्कवर्ड किया गया था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। साइट वाज नेम्ड आफ्टर अ विलेज लोकेटेड नियर दिस साइट हड़प्पा, ठीक है। इसका नाम इसीलिए दयाराम साहनी ने इसका नाम 1920 में जब इसे खोजा था, तो इसका हड़प्पा रख दिया था। इसका नाम हमें ऋग्वेद, महाभारत, इन सब में भी जिक्र करने को मिलता है, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। इट वाज दयाराम साहनी हु एक्सवेटेड द ruins ऑफ हड़प्पा इन मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के मॉन्टगोमरी जिले में इस जगह को इन्होंने क्या किया, एक्सवेट किया था, खोजा था, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो यही है दयाराम साहनी। आगे हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, इनकी इमेजेस हमने ऐड किया है और काफी ऑथेंटिक बुक्स हमने ऐड किया है। चलिए बात करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कल्चर क्या होती है। अब हम बात करते हैं, आपको हमने बताया था कि हम लोग नामकरण पे, इसके नाम को लेके काफी डिटेल में काफी डिस्कशन होता है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय कॉन्टिनेंट में, जो सब कॉन्टिनेंट में ये जो कल्चर विकसित हुई थी, सिविलाइजेशन विकसित हुई थी, इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अब नाम जानेंगे। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। मेनली इसे हड़प्पा सभ्यता ही अब ज्यादातर जाना जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक। इसका विकास सिंधु और घग्गर हाकड़ा, जो कि प्राचीन सरस्वती के नाम था, के किनारे हुआ, ठीक। इसका देखेंगे, ये जो साइट है, ज्यादातर साइट्स आप देखेंगे कि सिंधु नदी और प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, उसके किनारे बहुत सारे साइट्स को देखा गया, इसलिए इसको देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा था स्टार्टिंग में। फिर बाद में जब इसकी पहली साइट हड़प्पा खोजी गई और इससे बहुत ज्यादा साइट्स खोजी गई, तो इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। इसके जो मेन सेंटर्स है सिविलाइजेशन के, जिसमें सबसे ज्यादा साइट्स एग्जीक्यूट हुई है, वो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जो राजस्थान में है, लोथल गुजरात, धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये इसके मेन सेंटर्स हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सरस्वती नदी को लेके बहुत ज्यादा डिबेट है, आप सभी को पता होगा। तो सरस्वती नदी को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ लोग इसके वजूद को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की चर्चा अन्नवती, उदकवती के रूप में की गई है और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहता हुआ बताया गया है, ठीक है। अब हमने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दिया, लेकिन आप जानते होंगे कि बहुत सारा डिबेट है सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर, ठीक है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इसके अस्तित्व को बताया गया है और इसे बहुत ज्यादा पवित्र होली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ये नाम याद कर लीजिएगा, अन्नवती और उदकवती, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन कहा जाता है, ये यमुना के पूर्व में और सतलज के पश्चिम में बहता था, ठीक है। महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी भी कहा गया है कि लुप्त हो गई थी बाद में। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई, उस स्थान को विनाशना और उपमंजना का नाम दिया गया था, जहां से ये नदी गायब हो गई थी। महाभारत में सरस्वती नदी का पलश्वती नदी,
वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी कई सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन में सरस्वती नदी के बहुत सारे नाम पूछे जाते हैं, तो ये सारे नाम इसलिए हमने आपको मेंशन किए हैं, ठीक। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था, यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इसमें यात्रा भी की जा सकती थी, ठीक। अगर हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है तो हम कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व था और इतना ज्यादा इसका प्रवाह था, धारा इतनी तेज थी कि इसमें यात्रा भी की जा सकती थी और इसमें पार्थिव शरीरों को भी बहाया गया था। तो ये सारा चीज ये था कि हाँ, सरस्वती नदी का अस्तित्व था और बहुत सारे साइट्स इसके किनारे मिले थे, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि पहली साइट डिस्कवर्ड हुई थी और यहाँ से बहुत सारे साइट्स हमें मिले थे, बहुत सारे साइट्स खोजे गए थे, इसलिए इसका नाम जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता रख दिया था, ठीक। तो नामकरण हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब इस सभ्यता की पूरी कहानी की कैसे अचानक से इतनी बड़ी सभ्यता जो लुप्त हो चुकी थी, इतनी पुरानी सभ्यता, अभी हम बात भी करेंगे कि इस सभ्यता का जो टाइमिंग है उस पर भी लेके काफी डिबेट है, पुरातत्वविदों का कह ले, इतिहासकारों का, उसके ऊपर ही बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड कहानी के ऊपर चलते हैं कि कैसे इस सभ्यता की अचानक से खोजी, किसने खोजा और कैसे ये सभ्यता ऊपर की तरफ पनपी उभरी, ठीक है। तो ब्रिटिश फौज में एक सैनिक हुआ करते थे, उनका नाम था जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मेसन, ठीक है। इन जो है कि ब्रिटिश फौज के सैनिक होते थे, इनको पुराने सिक्के का बहुत शौक था, ये पुराने सिक्के इकट्ठा करते थे, अपने पास रखते थे, इनकी बहुत अच्छी एक, ये कह सकते हैं कि इनके शौकीन थे ये, ठीक है। इसलिए उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और पंजाब के इलाके में विरचने लगे। पंजाब के इलाके में कई जगह खुदाई से उन्हें पुरातन सिक्के मिले, पुरातन मतलब पुराने एंशिएंट टाइम के उन्हें सिक्के मिले। इसी सिलसिले में वो मोंटगोमरी पहुंचे और आज के हिसाब से ये पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब का साहिवाल जिला है, ठीक। तो अब ये जो ब्रिटिश फौज के सैनिक थे, उन्हें सिक्के का बहुत शौक था, वो खुदाई करते थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करते थे। फिर उन्होंने अपनी फौज की नौकरी छोड़कर यही चीज करने लगे और जब ये पाकिस्तान के, पंजाब के पाकिस्तान के साहिवाल जिले में गए तो यहीं से धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की कहानी शुरू होती है। कैसे शुरू होती है, आगे बढ़ते हैं, आपको एकदम स्टोरी की तरह पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत हार्ड लगता है, एकदम अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा। 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस क्षेत्र में किसी सभ्यता के होने की जानकारी दी थी। पहली बार किसने कौन जानकारी दिया था, तो यही ब्रिटिश फौज के सैनिक थे, चार्ल्स मेसन, ठीक है। कनिंगम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया, उन्होंने इसको सर्वे किया और 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधु, दो भाई थे बर्टन बंधु, और हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई एक सिविलाइजेशन है, उन्हें बहुत सारी ईंटें मिली, उसका यूज भी किया गया था। तो यही जो बर्टन बंधु थे, जो रेलवे लाइन के निर्माण का काम कर रहे थे, इन्होंने इस हड़प्पा स्थल की इंफॉर्मेशन ब्रिटिश सरकार को दी थी। और इसी क्रम में 1861 में देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 1861 को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861 अंडर द डायरेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू, ठीक है। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, बहुत किसके निर्देशन में, अलेक्जेंडर कनिंघम के। और 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। कर्जन आपको याद होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, आप हिस्ट्री के बच्चे हैं तो जो मॉडर्न के बच्चे हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे जैसे कि आप देखेंगे 1921 में पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। आप देखेंगे कि जब ये पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई तो धीरे धीरे खोज स्टार्ट हो गई, खनन होने लगा और बहुत सारे तरीके से जो है कि खनन की जाने की, दो तरीके से खनन होता है, ठीक है, किसी भी सभ्यता की। एक होती है हॉरी, थोड़ा सा बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल, ठीक है। तो क्षैतिज और लंबवत, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज उत्खनन। जो एनसीएन के बच्चे, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट और बहुत सारे एग्जाम में।
और सीटीपीजी में भी कि 2 प्रकार के उत्खनन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल उत्खनन यहाँ पे वर्टिकल मतलब लंबवत होगा, लंबवत, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल उत्खनन मतलब इस तरह से जब उत्खनन होगा किसी चीज की, ऐसे लंबे क्षेत्र में, तो उसकी पूरी एक सभ्यता की जानकारी, की सभ्यता में क्या क्या है। जब हॉरिजॉन्टल उत्खनन तो पूरी एक उसकी हिस्ट्री पूरी जाननी होती है, तो हम हॉरिजॉन्टल उत्खनन करते हैं, ठीक। लेकिन जब हम इस तरह से उत्खनन करेंगे, डीप में जाएंगे, तो हम इसके टाइम पीरियड को जानने के लिए कि कितना समय पुराना है, जब हम वर्टिकल उत्खनन करेंगे मतलब उसके टाइम पीरियड को, टाइम लाइन को जानने के लिए हम लोग वर्टिकल उत्खनन करते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी उसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम हॉरिजॉन्टल उत्खनन करते हैं, वर्टिकल टाइम, ये एक नॉर्मल सा बेसिक कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम सोचे बता देते हैं, ठीक। तो जब 1921 में जब पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे देखेंगे दयाराम साहनी पहला हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा में मोहरों की खोज करेंगे, और धीरे धीरे यहाँ से ऐतिहासिक स्तर की जो परतें हैं वो उभरने लगती हैं, ठीक है। ये पूरी कहानी थी हड़प्पा सभ्यता की खोज की, ठीक। अब दूसरे एक पुरातत्व आएंगे राखल दास बनर्जी, जो हड़प्पा से मिली मोहरों के समान ही मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारी मोहरें निकाल लेंगे। आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, 500 प्लस, 500 प्लस। और ये क्वेश्चन पूछता है कि कितनी मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लगभग लगभग 2500 मोहरें मिली है, जिसमें 500 मैंने एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ ये फिक्स है कि 500 प्लस जो है कि मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। जब देखेंगे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मोहरें खोजी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से, तो फिर पुरातत्वविदों ने रिसर्च की, एनालिसिस की, और उन्होंने कहा कि ये दोनों जो भी हमें आर्काइवल रिमेन्स मिले हैं, वो दोनों एक ही कल्चर को शो करते हैं। और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, ठीक। जो अब देखेंगे कि जब इसकी खोज धीरे धीरे होने लगी, तो 1924 में जो इसके डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी। तो कब इसकी घोषणा की गई थी, 1924 में, ओके। तो मॉडर्न के बच्चे ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। तो ये है हमारे जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल, जो कि एएसआई के थे। और ये है राखल दास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो को 1921 में एग्जीवेट किए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये है आपके दयाराम साहनी जो एग्जीवेट किए हैं हड़प्पा को 1920s में। और ये है माधव स्वरूप वस्त, जो कि 1920 से 1930 तक जो है कि हड़प्पा को एग्जीवेट किए हैं। तो इनको चित्र को देख लीजिए, हमने फिगर्स इसलिए ऐड कर दिए ताकि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीजें हमने, बहुत सारी पिक्चर्स ऐड की हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आज का सेशन, तो नोट डाउन भी करते रहिए। पूरा भी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं बाकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसको कहानी की तरह नहीं समझेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको बहुत ये टफ लगेगा, याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, और इसका एंशिएंट नाम क्या है, परूषणी है, ठीक है। हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में इसको क्या कहा जाता है, परूसड़ी, इसलिए बता दिया, सोचा हमने, ठीक। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, जिसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल, सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ये, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। आमरी, कोडदीजी, अली मुराद आदि सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अतः पुरातत्वविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। इस सभ्यता में देखेंगे पहला जो साइट खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया, लेकिन बाद में देखेंगे प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज की गई थी वो ज्यादातर इंडस नदी के किनारे हमें साइट्स दिखे थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दी गई थी, ठीक। अब बाद में देखेंगे कि इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों के क्षेत्र में भी इसके हमें प्रमाण मिलने लगे। इसलिए अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब ये नाम जो है कि सटीक नहीं लग रहा था, पुरातत्वविदों को लग रहा था कि नहीं, और भी बहुत सारी नदियों के किनारे से हमें रिमेन्स मिले हैं, साइट्स मिले हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी उसी के नाम पे रख देते हैं, और जॉन मार्शल ने इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता।
तब ये पूरा का पूरा इतिहास था आपका कि ये सभ्यता का नाम कैसे हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्यों सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे वो ज्यादातर इंडस वैली रिवर के किनारे थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु और सरस्वती के किनारे ज्यादातर साइट देखी गई, तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, इसके अलावा भी हमें यमुना घाटी, गोदावरी घाटी के क्षेत्रों पे भी हमें साइट्स मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, इसलिए यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है, मतलब एक सही सटीक नहीं करता, इसलिए इसके पहले जो साइट डिस्कवर हुआ उसके नाम पे ही इसका नाम सही रखा जाएगा, और इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे ये जो पूरा आपका हमारा जो भी सिविलाइजेशन है, इसका नाम हमारा पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि शो करता है ब्रोंज एज को। आपको पता होगा कि स्टोन एज किसको शो करता है, कॉपर एज को। ठीक है, इसमें हमें कॉपर के पहला जो मेटल यूज हुआ था वो कॉपर हुआ था, उसके बाद जो है कि इंडस वैली ब्रोंज को शो करेगी। तो ये भी याद रखिएगा, ब्रोंज इसलिए इस तरह से हमने ऐड कर दिया ताकि आप भूले ना कि इंडस जो है कि ब्रोंज से रिलेटेड है। ठीक, अब चलिए इसके पहले साइट के ऊपर बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बात करते हैं, और इसके जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितने दूर में फैला है, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं, जिससे अब हमारा मेन आता है फैक्ट्स का भरमार। ठीक है, अब बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने होंगे, अब यहाँ से सिर्फ आपको रटने वाली चीजें, सिर्फ एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को आपको याद करना होगा। इसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, फिर भी हम बहुत इजी में इमेज डाल के आपको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जिसका भौगोलिक विस्तार देखिए तो यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कितने क्षेत्र में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, और इसके आकार में कैसा है, त्रिभुजाकार है, और किसी अन्य प्राचीन सभ्यता का विस्तार इतने बड़े क्षेत्र तक नहीं हुआ था। आपने बताया था कि जो 4 वर्ल्ड की सभ्यताएं, बड़ी सभ्यताएं, जिसमें चाइनीज बताया, आपको मेसोपोटामिया बताया, इजिप्टन बताया, मिस्र की सभ्यता बताया, उसमें सबसे बड़ा जो कोई सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में। ठीक, आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा है, अभी मैप में भी आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है, इंडियन रिवर के किनारे। दैमाबाद महाराष्ट्र में, अहमदनगर किनारे, अहमदनगर के पास प्रवरा नदी के किनारे। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और ये दास नदी के किनारे है। ये एक पूरा त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के मकरान तट पर सुतकांगेडोर है, जो कि दास नदी के किनारे है, सेम वही चीज जो हमने आपको बताया। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी, महाराष्ट्र में दैमाबाद प्रवरा नदी, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है ये, और उत्तरी सीमा जम्मू और कश्मीर में मांडा, अखनूर, चिनाब नदी के किनारे है। ठीक, अब इसको इमेज से याद कर लीजिए। अब चलिए, अब ये आप इस इमेज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक, हमने ये सारी चीज आपको रिटर्न भी बता दी और एक तरह से एरो की तरह भी बता दिया। अब ये हमारा पूरा साइट है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो कि मांडा। ठीक है, जो हमारा सबसे नॉर्थ इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी छोर है वो है जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। अब आप भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको रट जाना है किसी तरह से। बहुत सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्वी छोर जो हमारा ईस्ट छोर है वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, और ये रिवर हिंडन के किनारे है। ठीक, साउथ वाला दैमाबाद में है, महाराष्ट्र के दैमाबाद में, और रिवर प्रवरा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसके किनारे है। और जो वेस्ट वाला छोर है वो बलूचिस्तान में है, जो कि बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर में है, और दास नदी के किनारे है। तो ये पूरा इमेज अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ये पूरा आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को शो कर रहा है। मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, चनहूदड़ो, आमरी, अलादीनो, ये सारे बहुत सारे साइट्स है जिसमें हमने आपको बता दिया कि इसकी जो सीमा है, ज्योग्राफिकल एक साथ कह सकते हैं सीमा है, उसको हमने आपको याद करा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, ईस्ट में आलमगीर, उत्तर प्रदेश में, साउथ में महाराष्ट्र दैमाबाद, बलूचिस्तान सुतकांगेदेर वेस्ट में, जो कि दास नदी के किनारे है। मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी के किनारे है, ये प्रवरा नदी के किनारे है, ये दास। तो आपको ये पूरा अब इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
इसको कोई त्रिभुजाकार भी बोलता है और कोई इसे धनुषाकार भी बोलता है, ठीक है, धनुषाकार भी कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 1400 किलोमीटर इसका माना जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर माना जाता है, फैला हुआ है, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है कि इसका ज्योग्राफिकल जो सीमा है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये हमने आपको कंफर्म कर दिया, ठीक। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इसकी जो है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये हमने देख लिया कि सबसे ईस्ट में कौन सा साइट है, सबसे नॉर्थ में कौन सा, सबसे साउथ में कौन, वेस्ट में। लेकिन अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो ये 3 देशों में फैली है। सोचिए, एक सिविलाइजेशन 3 देशों में फैली है। पहला तो भारत, दूसरा पाकिस्तान, जो कि पहले एक ही था, पहले तो अखंड भारत था ना, तो तब तो एक ही देश का रहता था। अभी हम देखें तो अभी ये 3 देशों में पूरी सिविलाइजेशन फैली हुई है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ में ये जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर वाला क्षेत्र आपका पाकिस्तान में आएगा, बलूचिस्तान हो गया, और ये आपका साउथ में, ये ईस्ट में। तो इस तरह से 3 देशों में ये पूरा फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हमने ये देख लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कुछ साइट की, ठीक है, किस किस नदी पे कौन सी साइट है। तो आप देख सकते हैं कि साइट्स ऑन रावी रिवर बैंक, ठीक है। तो जो क्या है, हड़प्पा है जो कि पंजाब के पाकिस्तान में है, ठीक है। तो हड़प्पा साइट जो कि रावी नदी के किनारे है, और अभी फिलहाल ये पंजाब के पाकिस्तान में है, जो कि रावी नदी के किनारे है। अगली साइट्स के ऊपर बात करेंगे तो दूसरी साइट है इंडस रिवर के नदी के किनारे देखेंगे, तो सिंध नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो, कोडीजी, चनूदड़ो और अल्लादीनो, ये सारे सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी साइट अगर बात करेंगे कि सतलज नदी के किनारे कौन कौन सी साइट्स हैं, तो आप याद रखिएगा रोपड़ जो कि पंजाब है, इंडिया के पंजाब में, ठीक है, रोपड़ है जो कि सतलज नदी के किनारे है। तो नदियों को भी साथ में याद रखिए, कौन कौन नदी के किनारे कौन कौन सी साइट्स बसी हैं। घग्गर नदी के किनारे देखिए कौन कौन सी साइट है, तो राजस्थान की कालीबंगा और उसके बाद बनावली जो कि हरियाणा में, ये दोनों घग्गर नदी के किनारे बसी साइट्स हैं, ठीक। उसके बाद दूसरी नदी बात करें तो भोगवा नदी के किनारे कौन कौन सी साइट है, तो गुजरात का लोथल बहुत फेमस है, जहां से हमें डॉकयार्ड मिले थे, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे है और काफी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक। अब हमने देख लिया कि ज्यादातर जो साइट्स हैं इंडस वैली की वो रिवर के किनारे हैं, लेकिन दो ऐसी भी साइट्स हैं जो किसी नदी के किनारे नहीं है, और वो है आपका गुजरात का आपका धोलावीरा और सुतकोटदा, ठीक है, जो कि रन ऑफ कच्छ में जो कि धोलावीरा स्थित है। और वन ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ हड़प्पा साइट इज दैट दे आर लोकेटेड नियर टू रिवर्स एंड पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन फीचर्स है हड़प्पा साइट का वो ये है कि ज्यादातर साइट्स क्या है, किसी ना किसी वाटर सोर्स के किनारे हैं, लेकिन ये दो साइट्स आपके वाटर सोर्स के किनारे नहीं है। लोकेशन ऑफ धोलावीरा इन द आइसलैंड ऑफ खादिरवाज स्ट्रेटजी टू हार्नेस डिफरेंट मिनरल and raw material sources, copper sales, azite, carnelian, satellite, lead, banded, limestone, among others, and to facilitate internal as well as external trade to Mesopotamia regions, ठीक। अब ये है कि सब तो वाटर्स के किनारे, वाटर सोर्स के किनारे ये नहीं, फिर ये कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं अपने ट्रेड के लिए, अपने मिनरल्स के लिए, अपने रॉ मटेरियल के लिए ये साइट जो है कि फेमस है, और कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल ट्रेड से भी लिंक करती थी हड़प्पन साइट को, सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामिया रीजन से, इसलिए ये साइट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा सिरकोटदा है, इन द एंशिएंट डेज अ रिवर 1750 मीटर वाइड फ्लोड पास द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द साइट, दिस माइट हैव बीन एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सिटिंग द टाउन हियर नाउ दिस रिवर इज ओनली अ स्मॉल नाला या स्ट्रीम, ठीक है। ये जो सुरकोटदा है, कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे कोई छोटी सी नदी बहती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो एक छोटे से नाले के रूप में एक धारा ही बची हुई है, तो यहाँ पे भी अभी कोई नदी का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले कहा जाता था कि यहाँ पे एक थी, ठीक है, यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से साइट्स किस नदी के किनारे हैं और कौन कौन सी मेजर नदी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक। अभी तक हमने नामकरण देख लिया, कहाँ तक फैली हुई है, जियोग्राफिकल कंडीशन, सारी चीजों के ऊपर बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इसमें ज्यादातर साइट्स हमें कहाँ मिले हैं? भारत में मिले हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत कम साइट्स देखने को मिलेंगे। और इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक लगभग 1600 किलोमीटर। आपको हमने बताया था ना, ये जो आपको ये वाला चीज हमने दिखाया था, एक मिनट फिर से दिखा देते हैं। हाँ, आपको बताया था कि ये जो एरिया है बलूचिस्तान से आलमगीरपुर तक, ये 1600 किलोमीटर में है। ठीक, ये वाला चीज। और ये यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक ये 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ, मांडा से महाराष्ट्र तक। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है इसलिए हमने इसको मेंशन किया है, फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दानियाबाद महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ है। और इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट, ओके, तो इतने में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सभ्यता का विस्तार आप देखेंगे भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत ही इतने क्षेत्र में लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, भारत के 7 क्षेत्रों में इसका विस्तार। और सबसे ज्यादा साइट आप देखिए गुजरात में मिला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत तथा अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। और किसी एक प्रांत में अधिकांश पुरातात्विक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पुरातात्विक साइट आपको हमने बताया कहाँ से? गुजरात से मिले, भारत के गुजरात से। ठीक, तो ये चीजें जो अभी ये लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बता रहे हैं ऐसे, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है कि भारत के किस किस क्षेत्र से साइट्स मिले हैं, पंजाब के किस, पाकिस्तान के किस क्षेत्र से मिले हैं, अफगानिस्तान में कहाँ से। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ से मिली है? तो गुजरात राज्य से मिली है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके, चलिए, अब हमने ये पूरा इसके भौगोलिक क्षेत्र देख लिए, कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है, किन किन क्षेत्रों से मिला है, ये पूरी चीजें हमने देख ली। अब एक चीज बात करते हैं कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक, हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली फेज, मिडल फेज और लेटर फेज। ठीक, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स बिलोंग टू लेटर फेज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ज्यादातर जो साइट्स हैं वो लेटर फेज को डिनोट करती है, यानी कि 2000 बीसी से 1700 बीसी तक के टाइमलाइन को शो करती है। तो याद रखिएगा 3 पार्ट में हड़प्पा साइट्स डिवाइडेड है। अब इसको हम लोग डिटेल से बात करते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि 3 पार्ट में ये जो है कि बटी हुई है। लेकिन आपको पता है कि ये जो कालखंड है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये काफी डिबेटफुल है। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट और जो है कि देखेंगे तो अलग अलग इसका डेट दिखाते हैं। ठीक, तो कुछ कुछ डेट आप ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसका हमने टेबल फॉर्म में बताया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच गंभीर मतभेद है। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में व्यक्त किया। आपको हमने बताया क्या? प्री, ठीक है, जिसे पूर्व या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं, जिसे 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जिसे 2600 से 1900 बोलते हैं। तो टाइमलाइन को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट है, अलग अलग जगह अलग अलग आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति और परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति से कहते हैं उसका 1900 से 1300। तो ये टाइमलाइन जो है कि दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो टाइमलाइंस उतना आता नहीं है, लेकिन आप जो है कि इसको ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें हैं। ठीक, तो अब इतिहासकारों के माने तो जॉन मार्शल इसकी टाइमलाइन बताते हैं कि ये सभ्यता जो है कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये इसको मानते हैं कि इसकी टाइमलाइन ये है। ठीक, वही अर्नेस्ट मैकी बोलते हैं कि 2800 से 2500 बताते हैं इसका टाइमलाइन। माधव शरीफ वत्स बोलते हैं कि नहीं, 3500 से 2700 के 2700 इसका टाइमलाइन है। सीजे गैट बोलते हैं अपने रिसर्च के अनुसार, स्टडी के अनुसार, कि ये 2350 से 1750 के नियर बाई इसका टाइमलाइन है। ठीक, तो ये देखेंगे अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग टाइमलाइन मानते हैं। मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि 2500 से 1500 इसका टाइम पीरियड है। फेयर सर्विस बोलते हैं कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व है। आल्चिन इसको 2150 से 1750 बोलते हैं। डीपी अग्रवाल एवं रोमिला थापर इसको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का मानते हैं। झा एवं श्रीमाली इसको 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का मानते हैं। और डेल्स इसको 2900 से 1900 ईसा पूर्व का मानते हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना सारा टाइम दे दिया, जाने तो जाने की सही टाइमलाइन कौन
कौन सा है, तो आपको पता होगा कि कोई भी बात किसकी मानी जाती है, एनसीईआरटी की। ठीक, तो आप क्या मानेंगे, 2500 से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि ये सभ्यता 2500 से 1800 ईसा पूर्व के इसका टाइम पीरियड। आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो 2500 बताएं उनका सही, जैसे मार्टिन व्हीलर हो गए और जो इसके आसपास का है तो उनका सही है। तो 2500 जो हमारा है वो एकदम एक्यूरेट, इसका मतलब एक्यूरेट क्या मतलब एनसीईआरटी मानती है कि इसका टाइमलाइन क्या है, 2500 से 1800 ईसा पूर्व। किस आधार पर मानती है, रेडियो कार्बन तिथि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ था, जो कि सर्वमान्य है। एनसीईआरटी कहती है कि 2500 से 1800 से, और जो C14 से जो हमें मिले हैं वो इसको 2350 से 1750 बीसी का मानती है, जो कि सब कोई मानता है। कार्बन डेटिंग तो यूनिवर्सल जो कि एक्सेप्ट करने वाला है तो वो माना जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा एनसीईआरटी वाला और कार्बन 14 वाला। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 23 से 50 17% जो कि सीजे गैंड ने कहा है, और इनका और जो रेडियो कार्बन वाला है वो सेम है। तो ये आपका टाइमलाइन से अलग अलग चीजें थी, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हालांकि पूछता नहीं है कि कौन किसका बताता है, अगर बहुत डीप में गए तो पूछ सकता है कि मार्टिन व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कितना बताते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी इसको याद जरूर कर लीजिएगा, और रेडियो कार्बन वाला जरूर से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सभ्यता का काल निर्धारण हो गया। अब हिस्टोरियंस में ये डिबेट होता है कि इस सभ्यता को निर्माण किसने किया है, किसने बनाया, आर्यों ने बनाया है, मेसोपोटामिया सभ्यता से आया है, चाइनीज से आया है, द्रविड़ से आया है, तो ये पार्ट किसका है, इसको लेके काफी डिबेट है। तो ये क्वेश्चन जो है कि ये पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखिए, ये सारे पीवाईक्यूज है कि इस सभ्यता का निर्माता कौन किसको मानता है, इतिहासकारों का क्या मत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए। ठीक, डॉक्टर लक्ष्मण लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कहते हैं कि इसके निर्माता आर्य थे, आर्यों ने इस सभ्यता को बनाया हुआ है। वही विदेशी इतिहासकार गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और क्रेमर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सभ्यता सुमेरियन मेसोपोटामियन सभ्यता से विकसित हुई है, ये इसके निर्माता हैं। ठीक, अपनी स्टडी के अनुसार जो भी ने रिमेन्स मिले उसके आधार पर ये बोलते हैं। राखल दास बनर्जी और सुनीति चटर्जी बोलते हैं कि नहीं, ये सभ्यता एक द्रविड़ सभ्यता है और द्रविड़ सभ्यता इसके निर्माता है, द्रविड़ इसके निर्माता है। वही अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल बोलते हैं कि नहीं, ये सभ्यता सोथी संस्कृति से पनपी हुई है, सोथी संस्कृति के लोग इसके निर्माता है। वही फेयर सर्विस और महान इतिहासकार रोमिला थापर बोलती हैं कि नहीं, ये संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति, या फिर इसे बलूची ग्रामीण संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं सिंधु सभ्यता के निर्माण को लेके कि किसने इसको बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, जो भी चीज आपको हम टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमने आपको कोई चीज टेबल फॉर्म में प्रोवाइड किया है तो वो जरूर से इंपॉर्टेंट है और वो जरूर से पीवाईक्यूज में है, इसलिए उसको हम टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है। जो प्री हड़प्पा वाला जो कल्चर जो टाइमलाइन है वो हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादातर जो साइट्स है वो घग्गर घग्गर हाकरा नदी में नदी के किनारे मिले, इसलिए इसे हाकरा चरण भी बोलते हैं। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है, और इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई की उपस्थिति और बढ़ती शहरी विशेषताएं थी। ठीक है, की उपस्थिति और बढ़ती शहर की विशेषताएं थी, शहरी विशेषताएं थी। ठीक, तो इसकी लिपि जो है कि हमें 3000 ईसा पूर्व की टाइमलाइन की मिलती है। ठीक है, और इसका एक और विशेषता है कि ये बढ़ती अर्बनाइजेशन को और सेंट्रलाइजेशन को भी शो करती है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कि हम लोग अब जानते हैं, खोज तो हो गई, लेकिन किस सोर्स के आधार पर इसको हम पढ़ते हैं, क्या क्या सोर्सेज है इसको, इस सभ्यता को जानने की। जैसे आपको हमने बताया कि इंडस स्टोन एज को कैसे पढ़ते हैं हम, इसके जो टूल्स मिले, रॉक पेंटिंग्स मिले, जो चीजें मिलती हैं, जो एनिमल्स के मिले। ठीक है, तो उसके आधार पे ही हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, कि इसके जो सोर्सेज हैं उसी के आधार पर पढ़ते हैं कि इसकी टूल्स ऐसे मिले तो इस टाइम में वो अर्ली हड़प्पन की है, अर्ली स्टोन एज की है। तो जो भी सोर्सेज उसके आधार पे हम किसी भी इतिहास को पढ़ते हैं तो इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक, तो इस सभ्यता को पढ़ने के बहुत से सोर्सेज हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि सील्स हैं, एनिमल्स के जो
एनिमल्स के हड्डियों के जो टूल्स मिले, टूल्स के साथ साथ जो ज्वेलरी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, कुएं मिले हैं, ग्रेनरी मिले हैं, ये जब खुदाई के द्वारा मिले गए तो यही इसके साक्ष्य हैं, यही इसको जानने के स्रोत हैं। ठीक, तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो इस सभ्यता से प्राप्त मोहरों पे अंकित शब्दों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि मिली तो है लेकिन इसको पढ़े तो नहीं पाए। ऐसी स्थिति में खुदाई से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है वही इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, जिसमें आप देखेंगे भवन हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे, स्नानागार हो जाएंगे, कुएं हो जाएंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज और इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो भी मूर्तियां मिली हैं, आभूषण मिले हैं, खिलौने मिले हैं, मोहरे, बर्तन, ये सारे इन्हीं चीज़ों के आधार पे जो है कि विद्वान अध्ययन करते हैं और ये इसी से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, तो यही हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन सोर्सेज हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं और कौन कौन सी साइट से हमें क्या सोर्सेज मिले, उस सोर्सेज के आधार पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानने को मिलता है। आगे हम लोग मेन साइट्स के ऊपर देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में भी जानेंगे। ठीक, तो पहली साइट जो खोजी गई थी वो थी हड़प्पा साइट। ठीक, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है और जो कि मंटगोमरी जिले के मंटगोमरी में है, साहिवाल जिले में। ठीक, और इसे रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा सभ्यता है और 1921 में इसकी खोज हुई थी, जिसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और यहाँ से हमें क्या क्या मिले, एक लेबर हाउस मिला है, 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, एक चबूतरा मिला है, 16 भट्टियां मिली हैं और 4 खंडों में अन्नागार यानी कि ग्रेनरी मिली है। अब देखिए, ये जो टेबल फॉर्म है आपको बताया कि जो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो फैक्ट पूछे जाते हैं कि कहाँ से किसके साक्ष्य मिले, और बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हाल ही में पूछा गया था कि बनावली मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, सीयूटीपीजी का आपका फेमस क्वेश्चन 2025 का। तो ये सारे साइट से जो जो चीजें मिली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए दूसरा देखेंगे हड़प्पन सील्स, बहुत सारे सील्स मिले हैं जिसमें देखेंगे अलग अलग जानवरों के चिड़ उत्कीर्ण है और ये सेल मेनली ट्रेड के लिए यूज किए जाते थे। ठीक, गीले मिट्टी पे थप्पा लगाया जाता था ताकि अगर अगर वो मिट्टी टूटी अगर कहीं भी मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सामान है उससे छेड़छाड़ी की गई है, इसलिए इन सील्स का यूज हो सकता था कि हो सकता है कि ट्रेड के लिए विनिमय के लिए भी यूज किया जाता हो। तो ये एक तरह से ट्रेड के लिए ही इतिहासकारों का मानना है कि इन सील्स का यूज हो जाता है, जिसपे अलग अलग पशुओं के चित्र बने होते थे, अलग अलग तरह की लिपियां होती थी। तो यहाँ से बहुत तरीके के सील्स भी मिले। ये सील्स भी जो है कि अलग अलग आकार के होते थे, कोई गोल होते थे, कोई रेक्टेंगल होते थे, कोई स्क्वायर होते थे, कोई सिलेंड्रिकल होते थे। तो बहुत अलग अलग तरह के शेप के हमें सील्स देखने को मिले हैं जो कि हड़प्पा से मिले हैं। टेरिकोटा कार्ट में यानी कि टेरिकोटा यानी कि मिट्टी का देखेंगे आपको कार्ट भी मिला है, गाड़ी भी मिली है जो कि हड़प्पा की इंपॉर्टेंट है। और ये एक देखेंगे ये जो इमेज है ये आपका उपिंदर सिंह बुक से ली गई है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके पास उपिंदर सिंह बुक जानते हैं कितनी ऑथेंटिक है, इस बुक से ली गई है। तो यहाँ से ये कार्ड भी मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें गोल्ड के नेकलेस मिले हैं, कॉस्मेटिक के बॉक्स मिले हैं, ठीक है, प्रसाधन बॉक्स मिले हैं जो कि यूज हो जाता है, पाउडर मिले हैं, यहाँ पे पाउडर के साक्ष्य मिले हैं, मस्करा बॉक्स यानी कि काजल की डिबिया हमें मिली है, यहाँ पे हमें गधे के भी प्रमाण मिले हैं, तांबे से बना पैमाना मिला है, यहाँ पे हमें हार्ट शेप का आपका मनका मिला है, बीट्स मिला है, और यहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान का भी साक्ष्य मिला है। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आपका पीवाईक्यू है। और बैलगाड़ी आपको हमने बताया कि बल्क कार्ड का जो है कि मोड़ प्रतिरूप मिला है जो कि ये है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे हड़प्पन सील्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट और टाइगर का जो है कि उत्कीर्ण है इस सील पे, इसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक, तो ये सारे जो कि एविडेंस है वो हमें हड़प्पा से मिले और भी बहुत सारे साक्ष्य, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। बाकी जो भी ये चीजें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है और बाकी हम क्वेश्चन जब कराएंगे उसमें ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइट है जिसकी खोज हुई थी वो है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान के सिंध के लारकाना में है और ये सिंधु नदी के किनारे 1922 में इसको खोजा गया था और इसका उत्खनन राखल दास बनर्जी और मार्शल द्वारा किया गया था। ठीक, यहाँ से क्या क्या मिले हैं तो यहाँ से ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी मिली है, असेंबली हॉल मिला है, प्रिस्ट हाउस मिला है, उसके बाद डेड मैन लेन मिली है, मृतकों की गली मिली है, और गोमित के मनके से बना एक नेकलेस मिला और चांदी की अंगूठी मिली है। चलिए आपको इन सब के इमेज दिखाते हैं। तो ये देखेंगे आप ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए दो तरफ से रास्ते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए।
ठीक है। यहाँ पे 2 तरह से रास्ते हैं। ये पूरा इसका जो एग्जीबिशन किया गया था, तो पूरा ये साइट पूरा देखने को मिली थी। ये आपका ग्रेट पाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, अभी से याद एकदम भूलिएगा नहीं। और यहाँ पे देखेंगे किनारे-किनारे चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए हुए हैं। तो ये पूरा आपका मोहनजोदड़ो का ग्रेट पाथ है और एकदम इसे भूलना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक? उसके बाद आप देखेंगे फीमेल फिगर भी यहाँ से फैन शेप में हेड्रेस है इसका, देखेंगे जो इसका ये देखेंगे फैन शेप में। तो यहाँ पे यहाँ से फीमेल फिगर भी हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेट बाथ के साथ साथ यहाँ पे ग्रेनरी मिली है, बहुत सारे ग्रेनरी मतलब अनाज के कक्ष मिले हैं, ग्रेट ग्रेनरी बहुत सारे। तो ये भी मोहनजोदड़ो का एक इम्पॉर्टेंट साइट है, जो कि मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हमें पृष्ठ किंग की एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। यहीं पे वो जो देखेंगे ऑनिक्स बीड जो कि नेकलेस था, बने हुए थे मनकी से बना हुआ, गोमेद की मनकी से बना हुआ जो नेकलेस हार मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो का एक इम्पॉर्टेंट साइट है। और ये म्यूजियम का फोटो है जो दिल्ली म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक। इसके बाद मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य। ठीक है, लाल सूती कपड़े का साक्ष्य हमें, सूती कपड़ा अगर आएगा कहीं, लाल सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। और ये आपका पीवाईक्यू है। डांसिंग गर्ल भी पीवाईक्यू है। जितने भी चीजें हमने ईमेल ऐड किए वो समझ लीजिएगा पीवाईक्यू है। तांबे की, कांसे की, सॉरी कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू मिला है नर्तकी की, और ये वैक्स विधि से बनाई हुई है, मोम विधि से इस स्टैचू को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ हमें योगी की स्टैचू मिली है, यही पृष्ठ किंग जो है इसी योगी की स्टैचू मिली है हमें। ठीक। सीप का बना पैमाना मिला है, स्केल मिला है। उसके बाद आदि शिव, प्रोटो शिव हमें देखने को मिला है। अब आदि शिव क्या है? तो यही, इसी को ही, इसी सील को जो पशुपति सील है, इसे प्रोटो सील भी शिव भी कहा जाता है। इस पे इसकी तुलना, इस सील पे जो उत्कीर्णन है उसे, उसकी तुलना योगी महादेव यानी कि पशुपति से की जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि 3 हॉर्न है। ठीक है, इसके सिर पे 3 हॉर्न है, एक इस पे राइनो है, एक बफेलो है, 2 नीचे आप देखेंगे हिरन है, एक टाइगर है और इधर एक एलिफेंट है। अब हम आपको इस सील के बारे में इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं? ठीक, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि जो पशुपति की सील है उस पे कितने जानवर उत्कीर्ण है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जानवर उत्कीर्ण है। अगर देखिए, अगर इसको डियर को एक ही करें कि तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो 5 जानवरों का इस पे उत्कीर्णन है, 3 हॉर्न वाले हैं, और ये सील हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, इसलिए आपको। और इसकी साइज स्क्वायर साइज में है। ठीक। It depict a human figure or deity believed to be Mahadev, Pashupati, Proto-Shiv sitting in a yogi posture, cross-legged on a low throne। ठीक है, तो ये लो थ्रोन की तरह ये सीटिंग है, तो इसलिए इसकी तुलना पशुपति शिव से, महादेव से की गई है, और यह मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जानने का ये भी। ठीक। अब हमने मोहनजोदड़ो देख लिया, अगले साइड पे बढ़ते हैं। अगली साइड है आपका चन्हूदड़ो, जिसे क्या बोलते हैं? औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का इंडस्ट्रियल एरिया है ये। और ये पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में, सिंधु नदी के किनारे 1934 में इसकी खोज एनजी मजुमदार ने की थी। साथ ही साथ आप लोग ईयर भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट और उसमें पूछा हुआ है कि किस नदी के किनारे कब खोजा गया था और किसने खोजा गया था, और ये क्रोनोलॉजी से लगाने वाला भी क्वेश्चन है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री मिली थी, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद कर्व्ड ब्रिक्स भी मिले हैं, वक्राकार ईंट के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। चनूदड़ में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? सिटाडेल के कोई भी हमें सोर्स नहीं मिलते, तो वो चनूदड़ है। आप देखेंगे कि अभी हम टाउन प्लानिंग में आपको बताएंगे कि जो इसका टाउन प्लानिंग है, यहाँ पे 2 एक सिटाडेल, ठीक, दुर्ग, और मतलब लोअर सिटी और अपर सिटी 2 भागों में बटा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिटाडेल के हमें साक्ष्य नहीं मिलते। चनूदड़ो एक ऐसा मात्र साइट है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अगली साइड की तरफ बढ़े तो वो है रोपड़, जो कि आधुनिक नाम इसका रूपनगर है, और ये आपका पीवाईक्यूज है, जो कि सिंध में है, सिंध के लरकाना में है, भारत के पंजाब में, और सतलज नदी के किनारे है। 1950 में उसका उत्खनन 1950 में खोजा गया था, और उत्खनन उसका 1953 से 56 में हुआ था। बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा इसके महत्वपूर्ण खोजकर्ता है। ठीक है, यहाँ से हमें आपका क्या क्या मिला है? तो मानव के साथ कुत्तों को दफनाने जाने का प्रमाण हमें रोपड़ से मिला है। और यही चीजें आप देखे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे स्टोन एज।
ठीक है। स्टोन एज में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो गुफ कराल और आपके एक और साइट थी, क्या नाम था उसका, अभी हम यहाँ बर्च ट्री से जो करके था, ठीक है, तो वहां से भी बीमारियों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिला था, तो इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रोपड़ से मिले और वहां पे गुफकराल से बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक है। स्टोन एज में कहाँ से, गुफकराल, ठीक है, और बुर्ज होम, कब, नियोलिथिक साइट से, ये दोनों क्या है, नवपाषाण काल में मिले हैं ऐसे साक्ष्य, ठीक है, याद रखिएगा। और कब्रों से फाइनेंस के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक, रोपड़ से। आप ये देख सकते हैं कि हाँ, वेट, ओके, ये बनावली का इधर आ गया है, हाँ। अब अगली साइड से बनावली जो कि भारत के हरियाणा हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है ये, 1973 में खोजा गया था आर एस बिष्ट द्वारा। और यहाँ से हमें देखेंगे एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। सोचिए जो आज के जमाने में हम लोग वाश बेसिन यूज करते हैं, वहां से ये ऐसा साक्ष्य हमें बनावली से मिला। और ये सारे पीवाईक्यूज है जो भी हम बता रहे हैं, सब पीवाईक्यूज है। और खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, ये आपका 2025 का पीवाईक्यू है कि मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है, यही है टेरिकोटा हल, यही यही इसी के साक्ष्य में मिले हैं, ठीक है। ये आपका 2025 का पीवाईक्यू है सीयूटीपीजी का, ये बनावली से मिला है, हरियाणा जिले से। और फीमेल फिगर आप देखेंगे ये भी बनावली से ही मिला है, ठीक है। ये सारे साक्ष्य में बनावली से मिले। और ये बनावली का जब उत्खनन किया गया था तो ये उसका ईस्टर्न गेट है जो इस तरह से कुछ हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगली साइट की बात करेंगे तो जो वो है राखीगढ़ी, जो कि भारत के हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे 1973 में इसका सूरजभान भगवान दास तथा अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज की गई थी और उत्खनन किया गया था। यहाँ से हमें उत्तम किस्म का जौ, भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा पूरा स्थल है ये, ठीक है। और यही यहाँ से हमें मिला है। उसके बाद अगला देखेंगे कालीबंगा, जो कि भारत के राजस्थान के गंगानगर जिले में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे, इसकी खोज 1953 में हुई थी और उत्खनन इसका 1961 में अमलानाथ घोष एवं बीबीलाल ने इसकी खोज की थी और उत्खनन बीके थापर ने किया था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। यहाँ से हमें हल से जुते हुए खेत के निशान, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यू है। एक ही खेत से दो फसल उगाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट, ईंटों पे बहुत ज्यादा अलंकरण देखने को मिलेगा। डेकोरेटिव ब्रिक के साक्ष्य हमें कालीबंगा से देखने को मिलेंगे। फायर अल्टर्स, अग्नि वेदिकाएं हमें यहीं से देखने को मिलेंगे। ये आपका कुछ इमेज है, यहाँ से देख सकते हैं। तो अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलता है कालीबंगा से, ठीक। उसके बाद अगला साइट है लोथल, जो कि भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और 1954 में इसकी खोज एस एस राव ने की थी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसकी खोज किसने की थी। यहाँ से भी हमें अन्नागार ग्रेनरी के साक्ष्य, मंका बनाने का कारखाना और रंगाई कुंड यहाँ से मिले हैं। डाई, जो डाई करने वाला फूल होता है, ये मिले हैं। सेल के हमें लडल मिले हैं यहाँ से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें गोदीबाड़ा डाकवाड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसका इमेज अभी आपको हम दिखाते हैं। कृत्रिम गोदीबाड़ा, यहाँ से मानव निर्मित गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला हुआ है, जिसे डॉकयार्ड भी बोलते हैं। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मिले हैं। हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। यहाँ से भी हमें फायर अल्टर्स के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें वेल एंड ड्रेन्स, ठीक है, कुएं और जो ड्रेन्स नालियों के भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यही डाकवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाकयार्ड के रिमेन्स हमें लोथल्स मिले हैं। हमने इमेज सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि आप इमेज से इस चीज को भूले ना। अगर डाकयार्ड कहीं आ जाए तो आपको लोथल बिल्कुल याद रहे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है धोलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में है। 1967 में इसको खोजा गया था और 1990 में उत्खनन हुआ था जेपी जोशी और आर एस बिष्ट द्वारा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैसिव ड्रेन के साक्ष्य मिले हैं, वेल के हमें साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ से हमें टैंक के भी रिमेन्स मिले हैं, जो कि धौलावीरा है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पीवाईक्यूज है, ठीक है। यहाँ से आप आगे हम बढ़े, सॉरी ये छूट गया, हाँ। यहाँ से हमें जलाशयों का प्रमाण मिला है, आपको हमने दिखाया कि टैंक और वेल ड्रेन्स के हुए हैं। नोटिस बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड के हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सके, बहुत बड़े बड़े अक्षर में जो साइन बोर्ड है इसके साक्ष्य मिले। ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ओके। स्टेडियम के साक्ष्य बार बार पूछे जाते हैं, कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से, नोटिस बोर्ड के। और स्टोन के मापतौल के आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोन है वो मापतौल के लिए यूज होते थे और इसके भी साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिले हैं, ठीक है।
अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं, वो है सुरकोटदा, जो कि भारत के गुजरात के अहमदाबाद में 1964 में इसकी खोज हुई थी जगपति जोशी द्वारा। और यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है। मोस्ट 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 आस्क क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि घोड़ों की अस्थियों के साक्ष्य में कहाँ से मिले, सिरकोटदा से मिली है। और यहाँ पे एक यूनिक सिमेट्री मिली है, अनोखी कब्रगाह भी के साक्ष्य भी हमें सिरकोटदा से मिले हैं। तो यहाँ पे हमने ज्यादातर इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर देख ली। अब चलते हैं कुछ अन्य सेंटर्स के ऊपर भी बात करने। अब हमने इंडिया के मेजर साइट्स के ऊपर बात कर ली, बात करते हैं थोड़े से बाहर के साइट्स के ऊपर। तो है सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के मकरान जिले में दास नदी के किनारे। ठीक, उसके बाद ये रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के किनारे, भादर नदी कह सकते हैं। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर में, जो कि सिंधु नदी किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडा नदी के किनारे है। और चौथा है, पांचवा है आमरी, जो कि पाकिस्तान के दादू जिले के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे हैं। तो ये कुछ मेजर सेंटर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से सेंटर हैं, कहाँ कहाँ से सोर्सेज मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो नदी है, ये जो नगर है, वो कहाँ कहाँ है, किस किस नदी के किनारे हैं। ठीक, हमने बात करी है, फिर भी ये हम इसको एक टेबल फॉर्म में रख दिए, इस पे बात कर लेते हैं। तो उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी किनारे है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ये सारे पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद बांदा, जो कि सतलज नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी पुरानी सरस्वती और ददोसी नदी के किनारे भी कह सकते हैं। मांडा चिनाब नदी किनारे। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी रगोई नदी किनारे। सुतकांगेडोर दस्क नदी। सोतका को ये सादिकौर नदी अरब सागर कह सकते हैं, उसके किनारे है। बालाकोट बिंदार नदी अरब सागर। आलमगीरपुर हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। रंगपुर भादर नदी। रोजदी भादर नदी। मालवान आपका ताप्ती नदी। भगत राव नर्मदा नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे। और दैमाबाद प्रवरा नदी, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे है। तो ये जो मेजर साइट है, मेजर साइट्स को हमने देख लिया कि कौन सी जो साइट्स है, जो मेन साइट्स है, वो किस नदी के किनारे हैं। अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, तो अफगानिस्तान में जो पुरास्थल है, जो साइट्स हैं, वो है मुंडीगाक और सोतगुई। अब अफगानिस्तान के इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो ही साइट्स हैं, वो है मुंडीगाक और सोतगुई। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, पीवाईक्यूज है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में आप देखेंगे मेहरगढ़, सुतकांगे डोर, सुतकाको, बालाकोट, राना गुंडई, कुल्ली, केवटा घाटी, दमसादा, डाबरकोट। ये जो आप देख रहे हैं, ये यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, यूजीसी नेट। ये क्वेश्चन था कि जो केटा घाटी है, कुल्लू है, या फिर राना गुंडई है, ये किस क्षेत्र में पड़ते हैं। तो याद रखिए, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में, या पूछ देता है कि ये किससे रिलेट है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स हैं। ठीक, उसके बाद सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में देखेंगे तो कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चन्हुदड़ो और जुदेर जोदड़ो जो है कि इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध में कौन कौन से साइट्स हैं। तो इन साइट्स के ऊपर भी जाना जरूरी है, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पंजाब पाकिस्तान में देखेंगे तो हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर, गुमला, ये सारे पंजाब के पाकिस्तान में मिलने वाले साइट्स हैं। पंजाब, भारत के पंजाब में देखेंगे तो रोपड़ आपका, रूपनगर, बारडा, सघोल, चक 86, ठीक है, रोपर, चक 86, ये सारे पंजाब, भारत के पंजाब के साइट्स हैं। हरियाणा में कौन कौन सी साइट हैं, तो राखी गढ़ी है, बनावली है और मिथातल, ये तीन साइट्स हमें हरियाणा में मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो मात्र एक साइट है, मांडा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, बड़ा गांव और हुलास है, ये तीन साइट्स हमें उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। राजस्थान में हमें कालीबंगा एक साइट मिलती है। और गुजरात में देखेंगे तो गुजरात की अगर काठियावाड़ में बात करेंगे तो लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पतन और भगत राव, ये चार साइट्स हैं, 5 साइट्स हैं। और कच्छ के रन में बात करेंगे तो धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोटदा, ये 3 साइट्स आपके कच्छ के रन में स्थित है। तो हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से साइट्स किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो जितने भी क्षेत्र थे जहां तक इसका विस्तार है, हमने देख लिया। ठीक, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं इसके टाउन प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, नगर नियोजन के बारे।
तो इसकी अगर सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी एक फीचर है वो है इसका टाउन प्लानिंग। इतनी अच्छी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग की गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे तरीके से इस शहर को, इस सभ्यता को बसाई है। ठीक। बस्ती जो है कि दो भागों में विभाजित होते थे। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। आपको हमने बताया था। और पुरातत्वविदों ने इसे क्या कहा है, दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। ठीक। तो जो नगर नियोजन था वो दो भागों में विभाजित हुआ था। इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये सीटाडेल है, इट हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होता था। और एक ये लोअर सिटी है जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। ठीक। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजा हो सकता है, जो ऊंचे पद पे हो, तो वो लोग रहते थे। तो इस तरह से टाउन प्लानिंग देखिए की गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो टाउन प्लानिंग है, ये बीच में क्या क्षेत्र होता था, वो मार्केट होता था। और ये सारे जो है घर है, और किस ये जो ब्लू है वो डोर्स को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी डोर जो है कि डायरेक्ट गेट, डायरेक्ट मेन जो रूट है, मेन रास्ता है, उसकी तरफ कोई नहीं खुल रहा है। और देख सकते हैं कि हर एक रास्ता एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है। ठीक है। तो कितने अच्छे तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है। देयर इज अ सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम। किस पे है, ग्रिड सिस्टम पे ये बसाया हुआ है। तो ये भी आपका PYQ है। ठीक है। Street and lanes cutting across one another almost at right angles thus divided city into rectangular blocks। एक दूसरे को ये right angles पे समकोण पे काट रही है, इसलिए एक दूसरे को ये rectangular blocks में जो है कि डिवाइड करती है। Doors and windows generally face the side lanes and rarely opened on main street। आप देखेंगे डोर और विंडो जनरली ज्यादातर आप देखेंगे कि साइड में, साइड लेंस में, कभी भी मेन गेट की तरफ नहीं खुल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग की। आगे आप देखेंगे, इधर देखिए कि कोई भी डोर आपका मेन गेट की तरफ नहीं खुल रहा है। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज्यादातर क्या बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया, वही देखेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन में डाइड ब्रिक्स का यूज हुआ है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में लिमिटेड यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि देयर वाज अ लार्ज स्केल यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है। मतलब पके हुए ईंटों का जो है कि यूज हुआ है। और इनका माप होता था 17x14x28 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, ये कभी कभी नमाप भी पूछ लेता है, एनसीएन के बच्चों को पूछ सकता है, इसलिए हम डीप में बता रहे हैं। आल्सो द यूज जिप्सम मॉर्टर टू बाइंड द ब्रिक्स टुगेदर। ये लोग जिप्सम मॉर्टर का यूज करते थे ईंटों के एक साथ जोड़ने के लिए। ठीक है। पीपल लिव्ड इन हाउस ऑफ डिफरेंट साइज, मोस्ट ऑफ द हाउस वर स्मॉल, स्मॉल वन रूम। ठीक है। लोग अलग अलग आकार के घरों में रहते थे। ज्यादातर घर एक ही कमरे का होता था। तो ये जो है कि इसकी टाउन प्लानिंग की इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थिकनेस ऑफ द वॉल सजेस्ट दैट सम ऑफ हाउस वर 2 स्टोरीज हाई। ठीक है। जो थिकनेस ऑफ वॉल्स थी, वो देखिए किसी किसी घर में 2 स्टोरीज हाई होती थी। उसके बाद आप देखेंगे कि सम हैड स्टेयरकेस, किसी किसी घर में क्या होते थे, सीढ़ियां भी होती थी। इसके एक फीचर्स है, फ्लोर्स वर यूजली मेड ऑफ हार्ड पैकेड अर्थ और रूफ्स वुडन बीम्स कवर्ड विथ रीड्स एंड पैक्ड क्ले। और जो छत होते थे वो आप देखेंगे, अभी भी किसी के घर पुराना घर होगा तो लकड़ी के मोटे मोटे आपको बीम्स देखने को मिलेंगे। तो छत इनके लकड़ी के मोटे मोटे बीम्स होते थे। और देखेंगे यहाँ पे ये दीवार की मोटाई इतनी मोटी होती थी, 2 स्टोरीज हाई होती थी। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं आपको यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के भी आपको यहाँ पे साक्ष देखने को मिलेंगे घरों में। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउस में अपने प्राइवेट वेल्स देखने को मिलेंगे। प्रॉपर आपको वेंटिलेशन देखने को मिलेगा बाथरूम में। बाथरूम होते थे, प्रॉपर वेंटिलेशन होती थी, बहुत अच्छी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी है। ड्रेनेज सिस्टम भी एक एडवांस फीचर है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और स्मॉल अंडरग्राउंड ड्रेन्स रैन फ्रॉम ईच हाउस एंड वर कनेक्टेड टू लार्ज ड्रेन्स रनिंग अलोंग साइड द मेन रोड्स। देखिए हर एक जो ड्रेनेज सिस्टम है वो
कनेक्ट होता था और एक बड़े से नाले में जाके गिरता था, सड़क के किनारे गिरता था। ड्रेन्स वर कवर्ड विथ आइदर ब्रिक्स और स्टोन स्लैब्स व्हिच कैन बी अनकवर्ड फॉर रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। आज के ज़माने में देखेंगे कि पत्थर से उसको ढका भी होता था, बहुत अच्छे तरीके से उसको उसकी साफ-सफाई भी की जाती थी। इतनी अच्छी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, ठीक है? ये सारे आपको हम इमेज के थ्रू बता रहे हैं, फिर आपको इसका मिल भी जाएगा। अब हमने निचले स्तर को देख लिया। अब हम लोग सिटाडेल की बात करेंगे, तो ये फोर्टिफाइड होता था, इसकी किलेबंदी की होती थी। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्रोपोलिस एंड वाज पॉसिबली ऑक्युपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास। और ये रूलिंग क्लास के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया था। इसके 2 डोर होते थे, ठीक है? आप देख सकते हैं टेम्पल यहाँ पे मिसिंग आपको देखने मिलेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, यहाँ पे ग्रेनरीज देखने को मिलेंगे, पब्लिक बाथ देखने को मिलेंगे। Granaries has strategy air ducts and raised platform which help in storage of grain and protecting them from pests. ठीक? पब्लिक बाथ इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्ट क्लीनिंग इन हर्बन कल्चर। यहाँ यहीं पे आप देखेंगे कि पब्लिक बाथ, ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये सारी चीजें हमें आपको देखने को मिलता है। असेंबली भवन आपको हमने जो बताया, ग्रेनरीज बताया, पब्लिक बाथ बताया, वो आपको सीटाडेल में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टेम्पल्स के एविडेंस हमें कोई नहीं मिले हैं, ठीक? तो ये पूरा एक आपको हमने पिक्चर के थ्रू टाउन प्लानिंग बताई। अब चलिए इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे दुर्ग पर हम ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं टाउन प्लानिंग के। जो हमने बताया वही सारी चीजें हैं। निचला स्तर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, मतलब कहीं कहीं पे बस एक ही आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। सोचिए इसका टाउन प्लानिंग इतना अच्छा है कि आप मेन गेट पर अगर खड़े हैं तो आपको अंदर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, आंगन सीधे नहीं दिखाई देगा, ऐसा इसका मेन गेट बनाया गया था। और आप देखेंगे जो ग्राउंड फ्लोर के रूम्स होते थे उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है टाउन प्लानिंग में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नगर नियोजन की कुछ फीचर्स, वही चीज जो हमने बताया फिर भी देख लेते हैं कि सड़कें सीधा दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आपको हमने बताया। नगरों को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी, ठीक है, मतलब समकोण पे काटती थी तो वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में उसको डिवाइड करती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सबसे ज्यादा अगर सबसे चौड़ी सड़क बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और पुरावधों ने इसको राजपथ की संज्ञा दी कि ये राजपथ हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे इतनी चौड़ी सड़क है। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का, आपको मतलब बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है, ठीक है, जबकि अन्य स्थलों में ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। कालीबंगा से हमें डेकोरेटेड ईंट मिली है, इसका भी हमने बताया। और इस ईंटों का आकार आप देख सकते हैं, ये था जिनमें 4:2:1 का अनुपात होता था। वहां पे मैं आपको साइज अच्छे तरीके से बताया हुआ था। तो ये हमने पूरा टाउन प्लानिंग के ऊपर बात कर ली, ठीक है। उसकी पूरा एक बेसिक इंट्रो से लेकर टाउन प्लानिंग तक, उसके मेजर साइट्स के, उसके सोर्सेज का क्या क्या मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है, किस नदी किनारे, अभी तक हमने ये सारी चीजें देखा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं और एक इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है इसका ड्रेनेज जल निकासी प्रणाली। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया। आपको बताया कि ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है, ये एक दूसरे को समकोण में काटती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों को निर्माण किया गया, ठीक है। सोचिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को इस तरह से बसाया गया है कि इतिहासकार कहते हैं कि लगता है कि आगे अगल बगल नालियों को और गलियों को बना दिया गया, फिर उसके किनारे किनारे घरों को बनाया गया है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियों में पक्की ईंटों का यूज हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ में
कहाँ पे नालियों के लिए पकी ईंटों का यूज हुआ है, तो वो लोथल है। तो हमें ड्रेनेज सिस्टम हर जगह देखने को मिलती है। आपको हमने दिखाया था इमेज की ड्रेनेज सिस्टम और लोथल का कुएं का इमेज आपको हमने दिखाया था जब हमने लोथल के साइट्स के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे कुछ फीचर्स देखेंगे नगरों की, तो हड़प्पा नगर दो खंडों में विभक्त था, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और एक पूरब में निचला नगर। सीटाडेल और आपको हमने जो बताया था लोअर सिटी, वही चीजें है। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तम में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती, कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं जो दुर्ग क्षेत्र है उससे, जो ऊपर पे है सीटाडेल, उसकी बात हो रही है। ठीक, इसी के पास हमें 16 भट्टियां जो आप हमने देखेंगे, 16 भट्टियों की बात कर रहे हैं। मजदूर की बस्ती सब हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जिसमें कोयले और राख मिली है। पुरातत्वविदों ने इसे तामा गलाने का कारखाना भी माना है। यहीं से हमें पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। जब हम हड़प्पा की बात कर रहे थे तो यहाँ पे वो बताए थे, और जिनके माध्यम से जिनके मध्य एक गड्ढा है और गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य में मिले हैं। तो यहाँ पे वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, यानी कि वहां पे ग्रेनरी वेनरी होता होगा, अनाज रखने के लिए शायद ये यूज होता होगा। ठीक, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का नगर जो है कि दो खंडों में विभक्त है, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूरब में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में से अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई है, जैसे ग्रेट बाथ हो गया। ग्रेट बाथ के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ग्रेनरी हो गई। तो ग्रेट बात के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यह पकी ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है। ये पूरी इमारत 180 फीट की लंबी और 108 फीट चौड़ी है। अब हम जो भी डिटेल्स बता रहे हैं इसको याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के बच्चे खास ध्यान रखेंगे और एएससी के बच्चे भी। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। ठीक है, तो इस तालाब का आकार पूरा डिटेल में दे दिया गया है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीढ़ियां किस दशा में बनी हुई है, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बनी हुई है। एक बार आपको हम इमेज फिर से दिखा देते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ियां हैं वो नॉर्थ और साउथ में बनी हुई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो सीढ़ियां हैं वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में बनी हुई हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था, और साउथ में एक नाली होती थी जो भी वेस्ट वाटर होती थी वो बाहर आता था। तो ये ग्रेट बाथ का आपका पूरा एक फीचर था जो टाउन प्लानिंग के तहत ये ग्रेट ग्रेनरी की बात करें तो यह अन्नागार 45.71 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा चौड़ा है, और ये इसका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अन्नागार में कुल 27 प्रकोष्ठ यानी कि कमरे हैं, और इसी में लगता है कि अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है। और सबसे बड़ा कोई बिल्डिंग या भवन कह ले तो यही ग्रेट ग्रेनरी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही पुरोहित आवास भी मिला है टाउन प्लानिंग के साथ ही, और विशाल स्नानागार के पास एक विशाल इमारत का प्रमाण मिला है जो कि 17.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा है, जिसे पुरोहित प्रशिष्ट रेजिडेंस के नाम से जाना जाता है। और ये भी एक टाउन प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। ठीक है, जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चनूदड़ों की बात करेंगे तो सामान्य चनूदड़ों में देखेंगे सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंट मिला है, यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना मिला है, इसलिए इसको सिंधु घाटी का इंडस्ट्रियल एरिया भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अच्छा टाउन प्लानिंग नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें नॉर्मल टाउन ही देखने को मिलता है। वही अगर लोथल की टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, और ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है। ठीक, लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूरब में निचला नगर था। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूरब में निचला नगर था। ठीक है, यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। आप देखेंगे कि जहाँ पे सिर्फ सीटाडेल का फोर्टिफिकेशन किया गया था, वही लोथल में दोनों एरिया को एक फोर्टिफाइड किया गया था, एक ही जो है कि बाउंड्री से घेरा गया था। तो ये भी पीवाईक्यू से कहाँ का सीटाडेल और लोअर सिटी एक ही से फोर्टिफिकेशन किया गया है, तो वो लोथल का है। लोथल से मनका बनाने का कारखाना मिला, और यहीं से एक डाइंग पूल भी मिला, यानी कि रंगाई कुंड भी मिला है। ठीक है,
आगे देखेंगे कि लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। ठीक, लोथल ही एक ऐसा साइट है जहाँ से दरवा आप देखेंगे कि इसका टाउन प्लानिंग इतना अच्छा हुआ है कि जो मकान के दरवाजे होते थे वो मेन मेन जो रोड होती थी उससे कभी नहीं खुलती थी, लेकिन लोथल में जो दरवाजे हैं, मेन डोर है, वो आप देखेंगे मेन रोड की तरफ खुलती हैं। ठीक है, लोथल के निचले नगर में पूरब में एक डाकयार्ड है, जो आपको गोंदीवाड़ा बताया था, बंदरगाह बताया था, वो पूरब में है। और यहाँ पक्की ईंटों से ये बनी हुई है। इसका आकार 218 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा है। ठीक, ये लोथल की है। आगे धोलावीरा की टाउन प्लानिंग देखते हैं। यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। विशेष राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ भारत में अगर अभी ये हो गया राखीगढ़ी, पहले धोलावीरा हुआ था। ठीक, राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत 6000 ईसा पूर्व में इसका टाइमलाइन देखने को मिलता है। इसका क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की गई थी। ठीक, धोलावीरा धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना से भिन्न योजना में बसाया गया। जो धौलावीरा है, इसका टाउन प्लानिंग अन्य जो साइट्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से 16 जलाशय, ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ से 16 जलाशय का प्रमाण मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। ठीक, और यहाँ से स्टेडियम, साइन बोर्ड, इन सबके साक्ष्य भी मिले आपको, हमने सब इमेज ये सब दिखा दिए हैं। ठीक, जो कि टाइम प्लानिंग के तहत आते हैं। कालीबंगा की बात करेंगे तो यह नगर दो खंडों में विभक्त है, पश्चिम में दुर्ग और पूरब में निचला नगर। यहाँ से सिंधु सभ्यता के पूर्व सैंधो संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि प्री हड़प्पन कल्चर के जो एविडेंस है वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं, और ये भी आपका पीवाईक्यूज है। ठीक, यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। यहाँ के एक फर्श से अलंकृत ईट, डेकोरेटिव ईट का हमें प्रमाण मिलता है, और यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिका यानी कि फायर अल्टर्स का, रेक्टेंगुलर फायर अल्टर्स का प्रमाण हमें यही कालीबंगा से मिला है। तो ये भी आपका पीवाईक्यूज है। ठीक, उसके बाद बनावली की टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो यहाँ का दुर्ग क्षेत्र निचला नगर अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सब सेम है। मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है, और अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ से मिली हैं। तो ये थी बनावली। तो अभी तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, साइट्स हो गई, टाउन प्लानिंग हो गई, एविडेंस हो गए, इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई, सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, शिल्प उत्पादन के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे, रिलीजियस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ों को देख लिया, और अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है, जिसमें ट्रेड हो गया, इसकी रिलीजियस क्या थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करना है। तो अभी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके ऊपर बात कर ली, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगला जो चीज़ें होंगी जिसमें हमने शिल्प को देखना है, शिल्प उत्पादन और बहुत सारी चीज़ें, सोशल, रिलीजियस और इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर देखना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके लिए आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें, उसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन, इंट्रोडक्शन पूरा, कैसे इंडस वैली की खोज हुई, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, कहाँ से क्या मिली और किस नदी के किनारे हैं, इसकी टाउन प्लानिंग कैसी है, सब चीज़ों के ऊपर बात किया। आगे हम इसके क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड, रिलीजियस, सोशल, उसके बाद इसके इकोनॉमिक, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही अच्छे से एक स्टोरी फॉर्म में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझाने का प्रयास किया, और आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, धन्यवाद।